नमस्कार सभी दोस्तों को। जैसा कि आपको विदित होगा, कोरोना महामारी के कारण नियमित रूप से चलने वाली पढ़ाई भी स्थगित हो गई है। तो मैं आपके सामने फिजिक्स 12th आरबीएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइए आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। जैसा कि बता रहे हैं, इसमें हम भौतिक विज्ञान की शाखा है ये, जिसमें आवेश एवं उससे उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी चार्ज जो होता है वो कौन कौन से फील्ड जनरेट करता है अपने आसपास, उसके बारे में इसमें हमको स्टडी करनी होती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है। देखिए, आवेश जो है वो 3 प्रकार के आवेश अपनी नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के क्षेत्र जनरेट करता है। पहला देखिए, अगर कोई भी चार्ज अगर कांस्टेंट है, स्थिर है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज कांस्टेंट है, स्थिर आवेश है, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जो कि आरबीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कांस्टेंट चार्ज के द्वारा कोई भी चार्ज अगर अपनी जगह प्रॉपरली कांस्टेंट है तो अपने चारों तरफ राउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सपोज कीजिए कोई चार्ज क्यू है और अपनी जगह कांस्टेंट है, तो उसके द्वारा जो चार्ज के द्वारा फील्ड जनरेट होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, अगर चार्ज मूव हो रहा है, गतिमान है चार्ज, तो उसके द्वारा जो फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम बताएंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। कांस्टेंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा स्टूडेंट्स। एंड अगर चार्ज मूव हो रहा है, गतिमान है, तो उसके द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। प्रॉपर्टीज़ की थर्ड देखिए, अगर चार्ज त्वरित है, चार्ज अगर त्वरित है तो उसके कारण जो फील्ड होगा विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, और साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई भी चार्ज है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर वो स्थिर है तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला क्षेत्र विद्युत होगा। आप नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में, नोट्स में इसको। अगर चार्ज मूव हो रहा है तो उसके द्वारा जो फील्ड उत्पन्न होगा वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अगर चार्ज त्वरित है तो उसके द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा। देखिए दोस्तों, आगे इसमें स्टूडेंट्स में सारी बातें, लगभग 600 ईस्वी पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थैलस एक साइंटिस्ट था। उसने पाया कि जब एम्बर को रेशेदार पदार्थ ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। साइंटिस्ट थैलस ने बताया है कि एम्बर जो है, अगर हम उसे किसी रफली पदार्थ जैसे ऊन से रगड़े, सिल्क से रगड़े, तो रगड़ने वाली चीज़ के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्शन करने का गुण आ जाता है। एम्बर का जो ग्रीक नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आरबीएससी की बुक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका घर्षण विद्युत। जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया को घर्षण विद्युत की प्रक्रिया कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब भी आप किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ेंगे आपस में, तो फ्रिक्शन के कारण उन दोनों वस्तुओं के अंदर पार्टिकल्स में एनर्जी जनरेट होगी, और एनर्जी जनरेट होने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे दोनों वस्तुओं पे चार्ज आ जाएगा। इसको कहा जाएगा घर्षण विद्युत की प्रक्रिया। इसके देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि आप ग्लास की रोड को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अगर हम जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। और रेशम के कपड़े पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने कि घर्षण विद्युत की प्रक्रिया में दो वस्तुओं को आपस में रबिंग करनी होती है। रबिंग करने पर उनमें एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी वस्तुओं पर क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। और चूंकि एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है,
सिंपल बात है, दोनों पे चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, कांच की छड़ को आपने रबिंग की, ग्लास की रोड को रबिंग किया आपने रेशम के कपड़े से, तो ग्लास की रोड पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और रेशम के कपड़े पर कैसा आ गया, नेगेटिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। देखो इसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में, अगर आप एबोनाइट धातु की छड़ को किससे रख रहे हैं, बिल्ली की खाल से, तो एबोनाइट धातु की छड़ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ऋणावेशित हो जाएगी, और बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो जो प्रक्रिया है घर्षण विद्युत की प्रक्रिया कहलाती है। घर्षण विद्युत की प्रक्रिया में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना होता है, रगड़ने के कारण उनमें ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा के कारण एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यही प्रक्रिया घर्षण विद्युत की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए इस पे को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी चालक को धनावेशित किया जाए, अगर किसी कंडक्टर को हम पॉजिटिव करें, धनावेशित करें, तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब आप चालक को पॉजिटिव कर रहे हैं, धनावेशित कर रहे हैं, तो धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब कोई भी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उस पर क्या होगा, धनावेशित चार्ज आएगा। अब चूंकि एक वस्तु से, जिस वस्तु को आपने धनावेशित किया है, उस पर से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो सिंपल बात है वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, जो वस्तु धनावेशित हो रही है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए, और यहाँ कोई वस्तु है बी। अब मान लीजिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहा है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, इस वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। यहाँ इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है इस वस्तु पर ट्रांसफर हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर गया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर कैसा आ गया, नेगेटिव। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यहाँ मास कम होगा, द्रव्यमान घटेगा, और चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मास बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर आप किसी भी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उसका मास सदैव क्या होता है, घटता है। जबकि किसी वस्तु को अगर ऋणावेशित किया जाए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वहाँ पे हमेशा मास बढ़ता है। क्लियर? फिर समझाता हूँ आपको दोबारा से, एक बार फिर बोलता हूँ, बात समझने की कोशिश कीजिए आप। कोई भी वस्तु है, आप उसको, इस वस्तु को आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, सबको ठीक है। जिस भी वस्तु को आप धनावेशित करना चाहते हैं, उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कमी हुई, इलेक्ट्रॉन घट गया, वहाँ उस जगह से इलेक्ट्रॉन, उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन कमी हुई, तो कमी होने के कारण वहाँ पे द्रव्यमान में क्या होगी, कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है। दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया है, क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये ऋणावेशित हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ मास बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आवेश की। आवेश द्रव्य का एक मूलभूत कण है जिसे द्रव्य से अलग करना क्या है, असंभव है। आवेश जो होता है एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी पदार्थ की, जिसको उसमें से अलग कर पाना क्या होता है, असंभव होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। अभी तक देखिए हमने जो बात करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, चैप्टर नंबर 1 जो है आपके आरबीएससी का, राजस्थान बोर्ड का, तो सबसे पहले हमने बात करी कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो एक फिजिक्स की ब्रांच है, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है,
और इस शाखा के अंतर्गत हम आवेश की प्रॉपर्टी, आवेश के गुणधर्म और उससे उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा। आवेश यदि गतिशील है तो गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। और तीसरा, यदि आवेश त्वरित है तो त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण का भी उत्सर्जन होगा। ठीक है, हम आवेश की बात करें। आवेश देखिए, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और दूसरा ऋणावेश। जैसा कि आपको मैंने घर्षण विद्युत में बताया था। अब देखिए आप, यहाँ मेरे पास 2 ग्लास की रोड है, कांच की छड़ धनावेशित है। घर्षण विद्युत की प्रक्रिया में आपने देखा था कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण रेशम के कपड़े पर हो गया था, तो कांच की छड़ धनावेशित हो गई थी। इस कांच की छड़ को मैंने यहाँ पे अटका रखा है। इस धनावेशित कांच की छड़ के पास मैं किसी दूसरी कांच की छड़ को लेके आऊँ तो ये कांच की छड़ एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे, इन दोनों छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगर इसी लटकी हुई कांच की छड़ के पास, जैसे कि इस वाले चित्र में यही कांच की छड़ है, लेकिन इसके पास मैं किस छड़ को लेके आ रहा हूँ अब, एबोनाइट धातु की छड़ को, जो कि ऋणावेशित है। और हमने देखा था कि एबोनाइट धातु की छड़ को मैंने बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो जब एबोनाइट धातु की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट धातु की छड़ कैसी हो जाती है, ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल कैसी हो जाती थी, धनावेशित। तो अब देखिए, यहाँ कांच की छड़, ये जो पॉजिटिव है, ये आपने पहले वाले डायग्राम में क्या देखा है कि इस कांच की छड़ के पास आप दूसरी कांच की छड़ को लेके आए, तो दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए आप, ये कांच की छड़ है, इसके पास अब क्या लाएं आप, एबोनाइट धातु की छड़। तो ये दोनों एक दूसरे के ओर आने का प्रयास कर रही हैं, ये छड़ इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं कि समान आवेश, जब समान आवेशी छड़ों को एक दूसरे के पास लाया जा रहा है तो एक दूसरे से दूर हट रही हैं। कहने का मतलब प्रतिकर्षण, रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है इन दोनों के बीच में। और अगर विपरीत आवेशी छड़ों को हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब इन सब बातों को कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए, जैसा कि विदित है आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, उपरोक्त दोनों चित्रों से स्पष्ट है कि समान आवेशित छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तथा विपरीत आवेशित छड़ एक दूसरे को सदैव क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आज पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने ये लेक्चर अपलोड किया है। जैसा भी है, धन्यवाद।